बेटा आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग जो हम इलेक्ट करते हैं, जो पॉपुलेशन इलेक्ट करती है, और इलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो हमारी लेजिस्लेशन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस हो, उसका जो स्टार्ट होता है, मतलब इनिशिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में समझे इलेक्शन कमीशन में, अब मैं इलेक्शन कमीशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो अमेंडमेंट की जो इनिशिएट होगा, बेसिक स्टार्ट होगा, वो आपका हमेशा, अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, ठीक है। उसे इसे कहते हैं बाय कैमलर, बाय टू और कैमलर हिस्से। बाय कैमलर एक होता है, यूनी कैमलर एक होता है बाय कैमलर। आपका जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था और जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये दोनों यूनी कैमलर थे, लेकिन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बाय कैमलर है। अच्छा, यू बाय कैमलर क्या होता है? आपके पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, एक को हम कहते हैं अपर हाउस, एक को हम कहते हैं लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं नेशनल असेंबली, और जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं सेनेट। नेशनल असेंबली के अंदर पॉपुलेशन की बेस पे सीट्स डिवाइड की जाती हैं, और जो सेनेट होता है उसमें सूबों के लिए, सूबों के हिसाब से जो है वो सीटें डिवाइड की जाती हैं, वो इक्वल सूबों के अंदर जो है वो डिवाइड होती हैं। अब मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं तो नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी टोटल सीट्स हैं 342। क्लियर है? अच्छा, वो 342 सीट्स हैं टोटल पाकिस्तान, सॉरी 272 है, 342 तो हमारी प्रोविंशियल असेंबली की पंजाब की सीट्स हैं। 272 सीट्स हैं पाकिस्तान की जो है वो प्रोविंस नेशनल असेंबली है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। कि आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की है, पंजाब का जो है उसके एमपीएस की तादाद जो है वो 342 है, और जो आपके नेशनल असेंबली के जितने मेंबर्स हैं, एमएनए है, वो 272 है। तो अब 272 हमारे जो मेंबर्स हैं, 272 में आपके जो 50% मेंबर्स हैं, वो आपके सारे जो हैं वो आई थिंक वो बनते हैं 152 मेंबर्स जो हैं, वो आपके सिर्फ पंजाब के हैं, क्योंकि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, और इस वजह से जो एमएनए की सीट्स डिवाइड होती हैं वो पॉपुलेशन की बेस पे होती हैं। तो सिर्फ पंजाब की 152 है। आप देख लें कि बाकी तीन यूनिट्स पे डिवाइड होती हैं, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के में। सबसे ज्यादा पंजाब की हैं, उसके बाद सिंध की हैं, उसके बाद केपी के की हैं, और सबसे कम सीट जो है वो बलोचिस्तान की हैं हमारी नेशनल असेंबली के अंदर। तो कोई मुझे बता सकता है कि बाय कैमलर, मैं कई बार बता चुका हूँ सारे बच्चों को कि बाय कैमलर जो हमारा होता है लेजिस्लेचर होता है, उसका फायदा क्या होता है? देखिए, यूनी कैमलर रखेंगे कम लोग होंगे, फायदा उसमें ज्यादा है, लेकिन बाय कैमलर क्यों बनाया गया? कौन बच्चा मुझे इस चीज को एलेबोरेट कर देगा कि बाय कैमलर हमारे जो लेजिस्लेचर है उसको बाय कैमलर बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 1956 में भी हमारे तीन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यूनिकैमलर था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिकैमलर था। तो बाय कैमलर बनाने की जरूरत क्यों आपको महसूस हुई? कौन बताएगा इस बात को? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। कोई भी बता दे, गलत बता दे, चाहे कुछ तो बताए। चले, मैं ही बता देता हूँ।
देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह की, इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो आपके सब बच्चों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, आप, ये बाइकैमलर बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आपकी जो कंट्री के अंदर मतलब जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा आ रहा था। ये इक्विवेलेंस जो है ना, आपका जो सूबों के अंदर जो है उनकी राइट्स जो है उनको इक्वल करने के लिए आपका बाइकैमलर बनाया गया। कैसे? बेटा मुझे क्यों 272 का अचानक ख्याल आ गया? एक मिनट, मैं कंफर्म बता देता हूँ आपको। जी 342 ही है। पता नहीं, पहले 340 मैं बोल भी रहा था। चले, 342 ही है सीट्स। अच्छा, देखें बेटा, अगर आपका, थैंक यू, थैंक्स बेटा जिसने भी कहा। हाँ रुबीला, ओके। अच्छा बेटा, अब मैं आपको जो बता रहा था ना कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डिनेंस आता है पंजाब के, वो हक में होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिवीजन ऑफ वाटर के सूबों के अंदर पानी की तकसीम का ऑर्डिनेंस आता है नेशनल असेंबली के अंदर। अब नेशनल असेंबली के अंदर, अब वो पंजाब के हक में है, लेकिन वो केपी के और बलोचिस्तान के हक में नहीं है। अब ये चीज समझते जाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि अगर एक ऑर्डिनेंस आता है कि डिवीजन ऑफ वाटर जो है वो, अब पंजाब कहता है कि मुझे पानी की तकसीम ज्यादा दी जाए क्योंकि मेरे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर है? अब ये बात पंजाब के हक में है, लेकिन केपी के और बलोचिस्तान के हक में ये बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी की डिवीजन दी जाती है तो वो साफ जाहिर है कि पानी तो ज्यादा नहीं हुआ ना। वो क्या किया जाएगा, वो बलोचिस्तान और केपीके का जो हिस्सा है उसमें से कट करके जो है वो उनको दिया जाएगा, पंजाब को दिया जाएगा। तो साफ जाहिर है कि बलोचिस्तान में पहले ही पानी की कमी है, तो बलोचिस्तान और केपीके जो है वो इस मामले में जो है उनको नुकसान होगा। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस जो है, ये अमेंडमेंट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असेंबली के अंदर पास हो जाएगी। क्यों पास हो जाएगी? क्योंकि आपकी नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब की सीट्स जो है वो बाकी तीनों सूबों से ज्यादा है। क्लियर है? अब अब वो क्योंकि पंजाब के फायदे में था, अब वो पंजाब नेशनल असेंबली के अंदर पास हो गई, नहीं रुक सकी क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब जब ये नेशनल असेंबली के अंदर ये बिल पास हो जाएगा, ये डिबेट होगी, डिबेट के अंदर फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर भाई अगर फॉर एग्जांपल 51% लोगों ने इस चीज पे डिबेट कर ली, क्लियर कर दिया कि इसको आप पास करें, तो साफ जाहिर है फिर पास हो जाएगा, चाहे बाकी तीनों सूबे भी उसके खिलाफ हों। अब ये पास होके चला जाएगा आपका सेनेट के पास। तो मैंने पहले बताया कि जब भी आपकी कोई लेजिस्लेचर, आपका कोई ऑर्डिनेंस या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई अमेंडमेंट का इनिशिएट लेना होता है, वो हमेशा आपका नेशनल असेंबली से होता है, जहाँ एमएनए बैठते हैं। अच्छा, अब ये वहां से मूव होके वहां से पास हो गया, आपके स्पीकर साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर उसको पास करके अब वो फॉरवर्ड कर देंगे सेनेट में, मतलब अपर हाउस में। अब अपर हाउस की तफसील सुन लें। अपर हाउस में जो डिवीजन है, ये डिवीजन ऑफ सीट, जिसे आप अपर हाउस में बैठते हैं आपके सेनेटर, मतलब सेनेट, अपर हाउस का नाम सेनेट है, उसमें सेनेटर बैठते हैं। अच्छा, अब सेनेट के अंदर, अब वो बिल चला गया, अब सेनेट के अंदर आपकी डिवीजन ऑफ सीट्स जो है वो पॉपुलेशन पे नहीं है,
वो फेडरेटिंग यूनिट्स पे है। फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब हमारे जो प्रोविंसेस हैं इनको फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। तो उनके अंदर इक्वली डिवाइड है। इस टाइम हमारे जो सेनेट की सीट्स हैं वो टोटल 100 सीट्स हैं सेनेट की। तो वो इक्वली डिवाइड है, चार यू फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान। तो इन चारों प्रोविंसेस के अंदर वो इक्वली डिवाइड है, 25 25 25 25। पहले ये 104 थी, ठीक है। 25 25 25 जो है वो 25 पंजाब की, 25 सिंध की, 25 बलूचिस्तान की और 25 जो है वो केपी के की। और जो ऊपर वाली चार सीट्स थी वो आपके इसकी थी। कौन ये लफ्ज कौन मुझे याद दिलाएगा कि पहले चार सीट जिसको, हाँ, फाटा की। तो ये फाटा की सीट्स थी। तो आपकी 25th अमेंडमेंट में ये फाटा की जो सीट्स हैं, ये 25th अमेंडमेंट जो है वो आपकी 2016 में आई थी। तो उस अमेंडमेंट में ये नून लीग के दौर की बात बता रहा हूँ। तो उसमें आपका जो फाटा है उसको केपीके के अंदर मर्ज कर दिया गया। अब फाटा को फाटा नहीं कहते, या फाटा का एरिया भी, उस एरिया को भी केपीके का एरिया कहते हैं। तो उसके अंदर तो वो ऊपर वाली जो चार सीट्स हैं वो खत्म हो गई। अब टोटल जो है वो 100 सीट्स हैं और वो 25 जो है वो हर सूबे के अंदर डिवाइड की हुई हैं। तो जब ये आपका बिल इनिशिएट होके सेनेट के पास जाएगा, तो सेनेट में तो किसी की अक्सरियत नहीं है, सारे जो है वो 25 इक्वल हैं। तो वहां अगर किसी सूबे को नुकसान हो रहा है तो साफ जाहिर है, अगर सिर्फ पंजाब को फायदा हो रहा था तो वहां तो पंजाब को सिर्फ 25 वोट मिलेंगे और बाकी 75 वोट्स वो कहाँ से लेंगे। तो बाकी जो 75 वोट्स उसके खिलाफ जाएंगे और वो जो आपका ऑर्डिनेंस है वो वहीं पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये टर्म सबको समझ आ गई? अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे अभी पूछ ले, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। जी बेटा, सबको क्लियर है? मैं आगे चलूं? इस पे भी चुप है। चले, चले, गुड हो गया। बेटा सेनेट में पास होने के लिए आपकी उसमें भी आपको जो है वो 50% अबव चाहिए। मतलब जिस तरह वहां है वहां भी 50% अबव चाहिए। मतलब आपके जो फॉर एग्जांपल आपके मिनिमम मिनिमम जो है ना, देखें अब दो सूबे इस हक में है तो 50 सीट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आपके 50 के ऊपर ये 51 होगा तो जाके आपका जो है वो बिल क्लियर होगा। 50 के ऊपर बिल क्लियर नहीं होता होता, वो फिर पेंडिंग हो जाता है। अच्छा, मजे की बात अब आपको बताऊं, एक चीज के लिए मजे की है, आपको बता रहा हूँ। आपकी जो वोटिंग होती है ना सेनेट के अंदर, वो 98% की होती है, वो 100 की नहीं होती। वो कौन से 2% है जो वोट नहीं देते? वो वोट जो है वो आपके नहीं देते, वो आपके होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ये वोटिंग नहीं करते होते। अच्छा, अब इनके वोटिंग की जरूरत कब पेश आती है? देखिए 98 सीट्स हैं। अगर सीट्स जो है वो आपकी हो गई इक्वल हो गई, अब एक बिल है उसके ऊपर सीट्स इक्वल हो गई 49 और 49। देखिए डेप्यूटी स्पीकर मतलब सॉरी सेनेट के अंदर एक आपका चेयरमैन सेनेट होता है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट होता है। तो दो होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो आपके नेशनल असेंबली के अंदर होते हैं। अब वो वोट नहीं करते। अगर सिंपल वोटिंग हो रही है तो चेयरमैन सेनेट या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जो है वो आपके वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वो अपना वोट नहीं देंगे। तो वो वोट आपको कब देंगे? वो वोट देंगे अगर आपकी सीट्स जो है वो 40, अगर आपकी वोटिंग हुई है। अब देखें वो वोट नहीं देंगे दो बंदे तो बाकी सीट्स 98 बच गई। अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक बिल आया और उस पे 49 उसके हक में है और 49 जो है वो उसके खिलाफ है। समझ आ गई? तो 14 तो ये अब देखें इक्वल हो गया।
अब आपको क्या करना, फिर जहां वहां जाके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपनी वोटिंग देते हैं। तो जिस साइड पे वो वोटिंग दे दें, तो साफ ज़ाहिर है मोस्टली डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है वो गवर्नमेंट के चेयरमैन जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो वो चेयरमैन सेनेट जिस साइड पे वोट दे दे, तो वो जो है अगर वो पास वाले साइड पे दे दे तो वो पास हो जाता है, अगर फेल वाले साइड पे दे दे तो वो फेल हो जाता है। मतलब आसान लफ्जों में 51 जो है वो आपको सीट्स वोट्स चाहिए होते हैं सेनेट के अंदर। जी, ये टर्म उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। बेटा क्लास जो है जैसे ही आपकी एंड हो जाए तो आपने इसको दोबारा ज्वाइन करना है। मैं इस पे कुछ ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि आप सब इसको समझें। क्लास बेटा 10 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी, तो जैसे ही एंड हो आपने दोबारा उसी लिंक को ज्वाइन करके दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जेक्टिव के ऊपर। अब एग्जेक्टिव क्या होते हैं, देखें, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि पीपल पार्टी के दौर में 2008 से 13 के दरमियान जो है वो उन आपकी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती थी, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा पैदा हो गए थे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। ये जो आपकी सैटरडे की छुट्टी है, ये जो आजकल जिसका मसला भी चल रहा है, जो शहबाज शरीफ साहब ने खत्म की है, ये बैंक्स की और आपके फेडरल इदारे जितने भी हैं उनकी सैटरडे की छुट्टी जो है, तो ये तभी स्टार्ट हुई थी। और ये भी स्टार्ट हुआ था कि जो आपकी मार्केट्स हैं वो 9 बजे बंद हो जाएंगी। तो ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। अब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया आपका पार्लियामेंट के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि एक एमएनए ने ये ऑर्डिनेंस पास करवाया, अब वो पास हो गया, तो क्या 9 बजे मार्केट बंद होनी चाहिए? अब वो मार्केट बंद करवाने एक एमएनए तो नहीं आएगा। वो मार्केट किसने बंद करवानी है? वो मार्केट बंद करवानी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपकी अथॉरिटी ने। और आपकी अथॉरिटी कौन है? आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके डेप्यूटी कमिश्नर, आपके कमिश्नर, ये सारे जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। इनके अंडर ये पुलिस वगैरह जो है ये आईजीज हो गए, या इनके अंदर जितने भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जो है ये सारे इनके अंदर डेप्यूटी कमिश्नर के हैं या असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर काम करते हैं। तो ये इसको जो ऑर्डिनेंस को अप्लाई करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। तो ये एग्जेक्टिव्स हैं, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, और आपके ये जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में लोग हैं, जैसे मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आपके एग्जेक्टिव्स हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ऑर्डिनेंस लेजिस्लेचर पास करें, इनको आपने आगे एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब आपने आगे एप्लीकेबल करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इसको देखते हैं। एग्जेक्टिव इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स द लॉज, कि जो एग्जीक्यूट को जो आपके लॉज को एग्जीक्यूट करती है। अब एग्जेक्टिव की कुछ टाइप्स होती हैं। एक होती है, एक कहते हैं, देखिए, और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स एंड ऑफिशियल्स, ये सारे आपके जो हैं वो एग्जेक्टिव्स हैं। कैसे एग्जेक्टिव्स हैं मैं बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल, आपका अब ऑर्डिनेंस पास हुआ, वो लेजिस्लेचर में चला गया। अब लेजिस्लेचर से पास होके वो फिर आपका पास होने के लिए एप्लीकेबल, देखिए उन्होंने बना दिया। अब वहां से पास होने के लिए, होने के बाद वो कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होने के लिए वो जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर फिर उसको भेजता है आपके प्रेसिडेंट के पास। तो साफ जरा ये एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो गया। तो एप्लीकेबल का ये इनका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पार्ट हो गया।
अब जब प्रेसिडेंट उसको लिख देता है तो प्रेसिडेंट आपके जो गवर्नर है उनको भेज देता है। गवर्नर फिर किसको देता है? गवर्नर आगे मतलब सूबों के गवर्नर को देता है। सूबों के जो गवर्नर हैं वो आगे देते हैं चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर आगे देता है आपके असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर मतलब जो भी जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स ऑफिशियल्स हैं उनके पास जाता है। उम्मीद है आपको ये जो चेन है, ये फूड चेन, ये समझ आ गई होगी कि आपके पार्लियामेंट मतलब आपके नेशनल असेंबली और सेनेट पास कर दिया। अब वहां से पास होके फिर वो भेज देता है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर उसको गो थ्रू करके प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करके फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजता है। और सॉरी, प्रेसिडेंट उसको फिर भेज देता है सूबों के गवर्नर के पास। एक समरी प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और बाकी जो है वो आपके जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर आगे भेज देता है चीफ मिनिस्टर के पास, मतलब जो हमारे पंजाब के बुज़दार साहब थे, अब हमजा शहबाज साहब हैं। तो चीफ मिनिस्टर से आगे फिर ये सिविल सर्वेंट्स के ऑफिसर्स के पास चला जाता है। तो ये सारे जो है ये आपके एग्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद एग्जेक्टिव्स की टाइप्स हैं। एक है सिंगल एग्जेक्टिव, एक दूसरी टाइप है प्लूरल, और थर्ड है नॉमिनल। सिंगल क्या होता है? सिंगल एग्जेक्टिव होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट में सारी पावर्स एक बंदे के पास हो। फॉर एग्जांपल 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसमें आपकी जितनी भी पावर्स थी वो सारी प्रेसिडेंट के पास थी। अच्छा, और यूएसए का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी सिंगल एग्जेक्टिव सिस्टम है। वहां भी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट के पास हैं। आपके जितने भी मतलब उन्होंने इवन जुडिशरी पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास पावर्स होती हैं, इसलिए वो भी उसको सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। कि जब सारी पावर्स जो है वो एक बंदे के पास हो तो उसे सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। प्लूरल एग्जेक्टिव्स कहते हैं कि जब पावर जो है वो डिवाइड की हुई है। फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो पाकिस्तान का है, अब देखें सारी पावर जो है वो अब हमारा जो फॉर्म हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा प्रेसिडेंट है। अब ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं, और उसके बाद प्रोविंसेस के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स, इन सब के अंदर जो है वो पावर जो है वो डिवाइड की हुई है। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्लूरल एग्जेक्टिव। उसके बाद है नॉमिनल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव जो बेटा ये नॉमिनल एग्जेक्टिव सिर्फ इस टाइम ब्रिटिश में है। जिन बच्चों ने मेरे साथ ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उनको पता है इस बात का। ये नॉमिनल एग्जेक्टिव्स क्या होती हैं कि पावर्स एक बंदे की होती हैं, उसको इंजॉय दूसरा बंदा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पावर्स हैं वो सारी मोनार्क के पास हैं। ठीक है, सारी मोनार्क मतलब जो ब्रिटिश की क्वीन, जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ थी, या अब पता नहीं क्वीन कौन सी, एलिजाबेथ थर्ड है या फोर्थ है। ठीक है, तो ब्रिटिश ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सारी पावर्स मोनार्क के पास हैं। लेकिन ये सारी पावर्स इंजॉय कौन कर रहा है? ये सारी पावर्स इंजॉय प्राइम मिनिस्टर कर रहा है ब्रिटिश का। तो इसको कहते हैं नॉमिनल एग्जेक्टिव, मतलब पावर जो है वो किसी की हो और उन पावर्स को इंजॉय कोई और कर रहा हो। जैसे हम अक्सर घर में बात करते हैं कि कमा के कोई आता है और उसको खर्च कोई और करता है, तो इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं नॉमिनल एग्जेक्टिव। ये था आपका बेटा एग्जेक्टिव फॉर्म मतलब एग्जेक्टिव। इसके बाद थर्ड आपका पिलर हमने दो पढ़ लिए, फर्स्ट लेजिस्लेचर था, दूसरा एग्जेक्टिव था। थर्ड है आपका जुडिशरी। मैं सर क्लास एंड हो रही है, दोबारा ज्वाइन करें सारे क्लास स्टूडेंट्स। ऐड कर देते हैं बेटा, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर हम जुडिशरी को डिफाइन करने के बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज डिफाइन कर देंगे। तो ये आप दोबारा इसको ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। पार्लियामेंट से पास हो गया, लेकिन जुडिशरी में क्या हुआ वो नहीं।
नो रेजोल्यूशन आई, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन आई इमरान खान साहब के खिलाफ, ने रूलिंग दी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब सूरी साहब ने अपनी तरफ से रूलिंग दे दी और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस को एनल कर दिया। अब वो चला गया, आपका सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। सो मोटो का मतलब है कि खुद उन्होंने इसकी सुनवाई ले ली, किसी ने केस नहीं किया, खुद सुनवाई ले ली। अब वो उन्होंने क्यों ली? अब वो उन्होंने ये ली कि इसलिए ली कि इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज। देखें, उसके बिहाइंड रीजन जो भी थी, मैं उस पर नहीं डिस्कस करता, ना मैं उसके ऊपर जाता हूँ। बिहाइंड रीजन सच है झूठ है, वो जो खत वाली बात है उस पर आपने भी नहीं डिस्कस करना, मैं भी नहीं करता। बात सिर्फ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी कि अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर नो नो कॉन्फिडेंस आई है तो उसके ऊपर वोटिंग होना जरूरी है। जीते हारे वो बात के मैटर हैं, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग, अगर आपके कॉन्फिडेंस की, आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस की आई है तो उसके ऊपर आपने वोटिंग जरूर करवानी है। ये बात समझ लें। अच्छा, और अगर उसके ऊपर बेटा वोटिंग करवानी है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, आपने देखा होगा कि सूरी साहब का एनल कर दिया, और उसके बाद जो है वो वोटिंग जिस डेट को कहा उस डेट को मजबूरन करवाई गई। लेट करवाई गई, जल्दी करवाई गई, वो एक अलग बात है। तो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने सो मोटो लिया जिसके ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया, सही गलत वो एक अलग डिबेट है। अच्छा, उसके बाद पहले तो क्या करते हैं कि जब लेजिस्लेशन होती है उस टाइम इनका काम होता है कि इन्होंने अवेलुएट करना होता है कि आया कि ये हमारे इस्लामिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक में है, मतलब उसमें डिफाइंड है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, अगर है तो फिर उसको पास कर देते हैं। अब एक काम हो गया, उसके बाद जब एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जुडिशरी का दोबारा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपके जब आपका आपने देखा होगा कि मुहर्रम के दिन आते हैं तो उन दिनों में आपकी डबल सवारी पे पाबंदी हो जाती है, या आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं तो आपका वहां सीट बेल्ट जो है वो पहनना जरूरी है, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस आपके पार्लियामेंट के अंदर पास है। अब एग्जेक्टिव ने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जेक्टिव ने मोटरसाइकिल को रोक लिया और मोटरसाइकिल कर दिया बंद के और चालान कर दिया। अब एग्जेक्टिव ने इम्प्लीमेंट करवा दिया कि आपका ये चालान है कि आप इतना जो है जुर्माना देंगे तो आपको छूट मिलेगी। या कोई भी क्राइम करते हैं तो क्राइम करने के बदले में क्या कहा जाता है कि आपको इतना जुर्माना है और इतने दिन कैद है। तो ये सारी बातें जो है वो कौन बताता है? ये डिफाइन करता है आपकी जुडिशरी। क्लियर है? तो जुडिशरी के दो काम है, एक जब बनता है उसके बाद जब उसको अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम पे जुडिशरी का क्या होता है, ये दो काम जो होते हैं वो जुडिशरी के होते हैं। और फंक्शन ऑफ जुडिशरी क्या होता है? फंक्शन ऑफ जुडिशरी है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्समेंट ऑन जस्टिस, ठीक है। लॉ को इंटरप्रेट करना, ये फर्स्ट काम जो मैंने आपको बताया, जब लेजिस्लेचर जो है एमएनए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम इसको पास करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉज एंड सच लॉज आर कॉल्ड जजेस मेड लॉज। ये है बेटा आपका जुडिशरी। आज का बेटा इतना ही आई थिंक काफी है, या आगे चलें?
सर आपने बोला कि जब लॉ इम्प्लीमेंट करवाना होता है, जब लॉ पास करवाना होता है तो जुडिशरी का काम होता है। तो जब लॉ इम्प्लीमेंट करवाना है तब जुडिशरी कैसे रोल प्ले करती है, उसकी समझ नहीं आई, वो दोबारा समझा दें प्लीज। जी क्वेश्चन अगेन पूछें। सर आपने बताया कि जब लॉ पास करते हैं तो जुडिशरी का रोल होता है उसको पास करने में, तो जब इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो उसमें कैसे उसका रोल है, वो उसकी उस बात की समझ नहीं आई, तो कि उसमें कैसे प्ले करती है देखिए बेटा, जुडिशरी ये अपना रोल। क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जेक्टिव्स ने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि पुलिस ने आपका, अब एग्जेक्टिव जो है वो फॉर एग्जांपल क्राइम के हिसाब से हम बात करते हैं, तो क्राइम के हिसाब से जो पुलिस है, ठीक है, वो उनका काम इम्प्लीमेंट करवाने का है कि मैंने आपको अगर छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैं जनरल यही कोविड-19 की एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। कोविड-19 में आपके ऑर्डिनेंस पास हुआ कि 8 बजे शॉप्स सारी क्लोज हो जाएंगी, बाजार 8 बजे बंद हो जाएगा, ये आपने भी देखा होगा। अब एग्जेक्टिव जो है वो क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब दुकान वाले जो है, शॉप वाले, मतलब फॉर एग्जांपल आप बाजार में गए, बाजार में एक शॉप, मतलब एक बिजनेस प्लाजा ओपन है। अब एग्जेक्टिव क्या करेगा, एग्जेक्टिव उसके ऊपर क्या करेगा, उसको पकड़ के ले जाएगा साथ, मतलब शॉप के ऑनर को उसको ले जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा, जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुडिशरी ने उसकी सजा जो है वो डिवाइड की है, मतलब उसको सजा बताई है। फॉर एग्जाम्पल उसको सजा बताई है कि आपके ऊपर 10,000 जो है वो फाइन है, और आपको है वो 5 दिन या 1 दिन की कैद हो सकती है। तो ये कौन देगा, ये केस जो है वो पुलिस वाले जो आपकी जुडिशरी बना के कहाँ भेजेगी, सॉरी एग्जेक्टिव जो है वो केस बना के कहाँ भेजेंगे, जुडिशरी के पास ही भेजेंगे ना। अच्छा, कत्ल का ऑर्डिनेंस हो गया कि कत्ल का जो जुर्म है वो मतलब सजा है वो आपकी उम्र कैद है। तो ये एग्जेक्टिव्स क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे कि पहले तो वो रोकेंगे, अगर नहीं रुकते और अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो वो उसको जो है वो पकड़ेंगे। ये एग्जेक्टिव्स की ड्यूटी है इम्प्लीमेंट करवाने की। और पकड़ने के बाद उसकी सजा कौन डिफाइन करेगा, उसको कितनी सजा होनी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, किसकी आवाज है बेटा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसकी कितनी सजा है, तो ये कौन डिफाइन करेगा, ये जुडिशरी डिफाइन करेगा ना। जुडिशरी बताएगा कि आपको उम्र कैद हो सकती है, आपको फांसी हो सकती है, या आपको ये सजाएं हो सकती हैं। आप आजकल वो श्रीलंका वाला केस उठा के देख रहे होंगे। अब ये क्या है कि जुडिशरी ने एवेलुएट किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स सबको देने हैं। ये आपका आर्टिकल मेरे ख्याल में 5 है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको मिलने हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, इसको फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया जाता है। अब उसको फंडामेंटल राइट्स था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास थी, वो कुछ बोल सकता था, अपना काम इजिली कर सकता था। लेकिन उसको फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या किया गया, वो श्रीलंका का जो है सियालकोट के अंदर वाकया हुआ, तो उसको सजा दी गई, मतलब मारा गया, जिस बेस के ऊपर भी मारा गया। अब उसको एग्जेक्टिव ने क्या किया, जो आपकी पुलिस है, जो एग्जेक्टिव हैं, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, पीएसपी, पाकिस्तान सर्विस ऑफ पुलिस के जितने मेंबर्स भी थे, उन्होंने उनके जितने भी लोग थे, जितने उसके अंदर थे, उनको पकड़ा। पकड़ के फिर क्या किया, अब सजा पुलिस ने तो नहीं देनी, अब आगे उन्होंने जो जुर्म किया, अब सबने एक जुर्म नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने जलाया है उनका अलग जुर्म है, जिन्होंने मारा है उनका अलग जुर्म है, जिन्होंने देखा है और कुछ नहीं किया उनका अलग जुर्म है। अच्छा, जिन्होंने गलत स्टेटमेंट्स दी उनका अलग जुर्म है। अब ये सब को क्या करेगा जुडिशरी, इन सब की अलग अलग जो सजा है या जो इनके ऊपर एलिगेशंस है उनको अलग अलग डिफाइन करेगा, और जुडिशरी इनको उस हिसाब से क्या करेगा, सजा देगा। तो ये दो टाइम पे जुडिशरी, एक तो पहले जब एवेलुएट की जाती है, उसके बाद जब एग्जीक्यूट की जाती है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको डिफाइन की जाती है कि किसको किस हिसाब की सजा देनी है। ये सारी किसकी होती है बेटा, जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये बात। जी सर, समझ आ गई है। चलें, गुड हो गया। चलें, इन पे आपने मजीद पढ़ना है। कल मैं इस पे सबके, कल हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस कल आपका लेक्चर भी 9 बजे होगा, थोड़ा लेंथी होगा, 2-2.5 घंटे का होगा। तो आप सब ने इसको पढ़ के आना है, क्योंकि इसमें उनके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये जो टर्म्स हैं ये बार बार वहां पे डिफाइन की हुई हैं, तो आपने इसको लाजमी समझ के पढ़ के आना है। मैं इनमें से सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और सबको इनमें से क्वेश्चंस आने चाहिए, पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा कि किसने किसकी क्या ड्यूटी थी। अब ये मैं आपको अभी शेयर भी कर दूंगा, आपने इनको लाजमी पढ़ना है। ठीक है बेटा, और फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा पूछ सकता है।